जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल सीएमडी ने बताई तेजस मार्क 1 में स्वदेशी के बजाय विदेशी रडार इस्तेमाल करने की वजह। भारतीय वायुसेना की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए रशिया 20 से 30 Su-57E की तुरंत सप्लाई के लिए तैयार। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग DGISPR एक बार फिर से हुई एक्सपोज। म्यांमार में भी एक्सपीरियंस करना पड़ा चाइनीज फाइटर जेट्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सिप्री ने किया कंफर्म कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी किया गया था टारगेट। अगर आप उनमें से हैं जो हमारे डिफेंस अपडेट्स को डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको याद होगा कुछ ही समय पहले हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट करी थी जो भारत के खिलाफ चलने वाले ग्लोबल प्रोपेगेंडा और नैरेटिव वॉरफेयर का एक उत्तर बनेगा। और इसलिए अब वो समय आ गया है, हम लेकर आए हैं द ग्रिड। एक डिजिटल फर्स्ट ग्लोबल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स मीडिया नेटवर्क जो भारत से पूरी दुनिया के लिए तैयार किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होगा न केवल भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले नैरेटिव्स को काउंटर करना, बल्कि साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर होने वाले अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में आपको सटीक जानकारी देना। और चूंकि इसे ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया तो इसी वजह से इसमें जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। और इसकी शुरुआत यूट्यूब और सोशल मीडिया से होगी और जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा एक फुल ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म तक। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इंग्लिश में मिलेंगे ग्लोबल डिफेंस अपडेट्स, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, ओपिनियंस, प्रिसाइज तरीके से रियल फैक्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग और भी ऐसा ही बहुत कुछ। और जैसे ही द ग्रिड के यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे हम उसमें पब्लिश करेंगे एक ऐसी वीडियो जो कि आधारित है एक ऐसे इंसिडेंट पर जो है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा उसे जानबूझकर ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। और हम बस ये कहना चाहेंगे कि द ग्रिड केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म मिशन है। तो अभी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी सोशल लिंक्स को फॉलो करना ना भूलें। और पेश है भारत से निकला एक ग्लोबल डिफेंस ब्रांड द ग्रिड। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में एचएएल के सीएमडी श्री DK सुनील का कहना था कि नासिक में एचएएल की नई प्रोडक्शन लाइन से इस महीने यानी कि जुलाई के अंत तक पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट रोल आउट होने के लिए तैयार है। और नासिक फैसिलिटी का जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है ये ऑलरेडी अपनी फाइनल असेंबली में है और अंडर टेस्टिंग है। और इस वर्ष नासिक की इसी फैसिलिटी से 3 से 4 तेजस मार्क 1 फाइटर्स की उम्मीद की जा रही है। और यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन सप्लाईज में डिलेज के बावजूद जो एचएएल है वो डिलीवरीज में तेजी ला रही है और 6 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं। और इस वर्ष टोटल 12 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को प्रोड्यूस किए जाने की उम्मीद है और जिनकी क्रिटिकल टेस्ट फ्लाइट्स के लिए रोटेशन में उपलब्ध GE इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि GE की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि वे इस वर्ष 12 इंजन डिलीवर कर देंगे और इसी के तहत जो दूसरा इंजन है वो इसी महीने आने की उम्मीद की जा रही है, जबकि पहला इंजन अप्रैल में आया था। पर आपको ध्यान होगा कि कुछ ही समय पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको एक और रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी जिसमें बताया गया था कि इस बात की संभावना कम दिख रही है कि जो GE है वो शायद ही इन 12 इंजन्स वाले प्रॉमिस को पूरा कर पाए, क्योंकि जैसे कि पहला इंजन अप्रैल में आया था और उसके बाद सब जो दूसरा इंजन है उसके आने की उम्मीद इस महीने की जा रही है। हाँ, अगर यूएस फर्म अगले महीने यानी कि अगस्त से हर महीने 2 इंजन डिलीवर करती है तो इस तरह से दिसंबर तक 12 इंजन आ जाएंगे। बाकी तेजस मार्क 1 फाइटर से अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करके उसके जो फायरिंग ट्रायल्स हैं तो वो अगस्त के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा भी जो कुछ ही दिनों पहले एचएएल को एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, खास करके उस रिपोर्ट के बाद जिसमें बताया गया था कि कैसे तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए एक बार फिर से एचएएल इसराइल के ही रडार का इस्तेमाल कर रही है, जबकि ओरिजिनल प्लान के अनुसार जो 41वां तेजस मार्क 1 फाइटर होने वाला था तो फिर वहां से उत्तम AEC रडार का इस्तेमाल किया जाना था। तो इसी रिपोर्ट पर एचएएल के सीएमडी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसराइल से 40 एल्टा रडार्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियली साइन किया गया था और योजना यही थी कि 41वें तेजस मार्क 1 फाइटर से हम स्वदेशी उत्तम AEC रडार को शामिल करेंगे। लेकिन उत्तम रडार और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दोनों के ही सर्टिफिकेशन में डिले होने की वजह से एचएएल को मजबूरी में इसराइल से रडार्स लेनी पड़ रही है। और उनका यह कहना है कि पिछले 3 वर्षों से एचएएल ने DRDO और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स के साथ कई सारी मीटिंग्स कंडक्ट करी हैं, लेकिन इनकी सर्टिफिकेशन की जो टाइमलाइंस हैं वो बार बार स्लिप हुई हैं। और इसलिए एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर डिलीवरी ना करने के लिए हम अंडर प्रेशर हैं और जो रिस्क है वो हमारा ही है। और ऐसे में अगर हम इंतजार करते हैं और फिर भी सिस्टम्स सर्टिफाइड नहीं हो पाते हैं तो फिर हमारे पास कोई भी एयरक्राफ्ट हैंडओवर करने के लिए होगा ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि फरवरी 2024 में DRDO हेडक्वार्टर्स की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश मिले थे कि अगर सर्टिफिकेशन ईयर एंड तक अचीव नहीं हो पाता है तो एचएएल आगे प्रोसीड कर सकती है। और वो जो सारी मीटिंग्स और निर्देश हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं और इसलिए हमने मार्च के महीने तक इंतजार किया था, लेकिन जब उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो फिर हम आगे बढ़ गए, यानी कि फिर से इसराइल की रडार लेनी पड़ी।
लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने भारत को जो Su-57E फाइटर जेट का ऑफर दिया था, तो अब उस ऑफर में कुछ बदलाव है और इस बदलाव के तहत रूस इस बार टेक ट्रांसफर के साथ साथ सोर्स कोड देने तक का प्रॉमिस कर रहा है। जिसका मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट की चाहे अपग्रेड्स हो, मेंटेनेंस हो या कोई और मॉडिफिकेशन उसमें करना हो, तो उसके लिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और जो यूजर्स हैं वो अपने यूनिक मिशन प्रोफाइल्स, अपनी जियोग्राफी, अपने एनिमी थ्रेट्स और अपने अन्य सिस्टम्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। और फिर चाहे उस एयरक्राफ्ट में अपने खुद के वेपन्स लगाने हो या फिर कोई और सिस्टम, तो वो भी इन्हीं सोर्स कोड के माध्यम से पॉसिबल होता है। और इसके और भी कई सारे फायदे हैं। तो हाँ, अगर Su-57E के साथ भारत को सोर्स कोड भी मिलता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए कई सारे मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे पहले रशियन ऑफिशियल्स ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत उनके Su-57E फाइटर को चुनता है तो इस एयरक्राफ्ट का निर्माण थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उसी प्रोडक्शन लाइन पे हो सकता है जहां पे Su-30 MKI फाइटर्स बनते हैं। यानी कि भारत में इसके प्रोडक्शन को बहुत तेजी से शुरू किया जा सकेगा। और उसका ये भी कहना है कि वो Su-57E के 40 से 60% तक के स्वदेशीकरण में भारत की मदद करेगा, जो कि भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के तहत है। और जो रशिया है वो 20 से 30 Su-57E फाइटर जेट्स की तुरंत सप्लाई करने को भी तैयार है, ताकि भारतीय वायुसेना की फाइटर्स की जो तत्काल आवश्यकता है वो पूरी हो सके। और अगर मान लीजिए 2026 तक डील फाइनल होती है तो फिर 2030-32 तक भारत में बने करीब 60 से 70 फाइटर्स भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी तक भारत ने Su-57E के ऑफर पर कोई भी औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घने जंगल वाले एरिया में छिपे आतंकियों को ट्रैक डाउन करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक मैसिव सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इस ऑपरेशन को अब तीसरा दिन हो चुका है और पूरे एरिया की घेराबंदी करने के लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई है। और इसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, स्नीफर डॉग्स, हर किसी का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया जा रहा है। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग DGISPR ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक और पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने अपने एक ऑफिसर जिसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शाहिद, जिसकी 1999 कारगिल युद्ध में जान गई थी, तो ये उसके सम्मान में पोस्ट की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की DGISPR को उनकी इसी पोस्ट पर कम्युनिटी नोट मिला है जिस पर उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए बताया है कि कैसे पाकिस्तान ने शुरुआत में कारगिल वॉर में जान गंवाने वाले अपने ही सोल्जर्स को डिसोन कर दिया था और उन्हीं सोल्जर्स में ये कर्नल शेर खान भी शामिल थे। जबकि पाकिस्तान तो शुरुआत में इन्हें अपना सोल्जर नहीं बल्कि मिलिटेंट्स बता रहा था और उनकी बॉडीज़ को लेने से मना कर दिया था। और जब भारत ने पाकिस्तानी सोल्जर की बॉडीज़ को रिकवर किया, उसकी पहचान करी और फिर जब औपचारिक रूप से पाकिस्तान को कहा, तो उसके बाद ही पाकिस्तान ने अपने सोल्जर की बॉडी को स्वीकार किया था और उसे निशाने हैदर दिया। और इसकी पुष्टि तो पाकिस्तानी मीडिया में भी की गई है। यानी कि पहले कल 4 जुलाई को लगभग 3 साल के बाद DGISPR ने अपनी पहली पोस्ट करी, जो कि एक एंटी इंडिया पोस्ट थी, लेकिन उसमें भी यूजर्स ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। और अब 24 घंटे के अंदर जो दूसरी पोस्ट की गई है जिससे पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखा रहा है कि वो अपने सोल्जर्स को कितना सम्मान देता है, तो उसमें भी रीडर्स ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि ये सम्मान सिर्फ दिखावे का है, जबकि पाकिस्तानी था जिसने अपने इसी सोल्जर की बॉडी को लेने से मना कर दिया था। और अगर भारत नहीं होता और भारत के ऑफिसर नहीं होते तो पाकिस्तान के जो सोल्जर है गुमनामी में ही गुमनाम हो जाता, बाकी अन्य सभी सोल्जर्स की तरह। पाकिस्तान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सपीरियंस लेने के बाद अब जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं वो म्यांमार में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और म्यांमार में चाइनीज़ जेट्स को एक्सपीरियंस दिला रहे हैं म्यांमार की नॉन स्टेट आर्म ग्रुप काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, शॉर्ट फॉर्म में KIA। और इस ग्रुप ने म्यांमार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है और जिनमें 3 फाइटर जेट्स हैं और उन्हीं में से एक चाइनीज़ FTC-2000G जेट भी है। और इस चाइनीज़ जेट के साथ तो इसका जो पायलट था उसकी भी जान गई है। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कामरा में उनके पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि PAC भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के टारगेट में था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के DGMO टॉक्स के बाद जो सीज फायर पर अंडरस्टैंडिंग बनी थी, तो उस वजह से इस मिशन को बीच में ही फिर अबॉर्ट कर दिया गया था। यानी ये कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा और रुक जाता भारत को ये रिक्वेस्ट करने के लिए सीज फायर करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान में उनकी PAC का कॉम्प्लेक्स भी जाने वाला था। और ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे JF-17 UAVs ये सभी असेंबल होते हैं। और पाकिस्तान को भी इस बात की इंटेलिजेंस चाइना से मिली थी कि भारत उनके इस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने वाला है। इसके अलावा एक और बात है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट को भी टारगेट किया था, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री प्रोग्राम के लिए भी क्रिटिकल एसेट की तरह है। और जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जिस लेवल का डैमेज दिया है, तो उसकी जो पूरी जानकारी है वो अभी भी सामने नहीं आई है। जितनी जानकारी सामने आई है तो वो भारत के एक्चुअल स्ट्राइक का पूरा हिस्सा नहीं है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिलेटेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी टारगेट किया था। और इसकी पुष्टि कहीं और से नहीं बल्कि सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट में हुई है। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि भारत ने अपने स्वदेशी फोटोनिक रडार को डेवलप कर लिया है और जो कि अब व्यापक रूप से ट्रायल्स के लिए तैयार है।
तो ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि ये जो रडार है ये भारत के Su-30 MKI और रफाल फ्लीट्स दोनों के लिए कंसिडर की जा रही है, जो कि स्टेल्थ टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई और ट्रैक करने की इन एयरक्राफ्ट की एबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से इम्प्रूव कर देगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में शोपियां में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल जावेद अहमद दर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार निर्मल सिंह और हवलदार मदन लाल वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में खालूबार हिल्स की लड़ाई में आर्मी की मुख्य रूप से कौन सी रेजिमेंट शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।